हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज से हम कक्षा 10 गणित के पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका पहला चैप्टर देखो, आपके कक्षा 10 गणित में पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। तो देखो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? तो देखो वास्तविक संख्या में आपके परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर आपके वास्तविक संख्या बनती है। तो देखो इसमें आपको मेन हमें समझनी है भाज्य और अभाज्य और परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो आपका 10वीं क्लास में पहला पार्ट है वास्तविक संख्या। इसमें आपको पढ़ना भाज्य संख्या क्या आती है, अभाज्य संख्या क्या आती है। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला कौन सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी सामान्य जानकारी इसकी। तो देखो आपके इस साइड आपकी भाज्य संख्या और इस साइड आपकी अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें खुद के अलावा बाकी संख्या का भी भाग जाता है। यानी भाज्य संख्या वे होती है जिसमें खुद का भाग तो जाएगा, उसके अलावा बाकी संख्या का भी भाग जाएगा, तो वे आपकी भाज्य संख्या होती है। और इसके एक से ज्यादा गुणनखंड कर सकते हैं। और देखो भाज्य संख्या के एक से ज्यादा गुणनखंड कर सकते हैं। और इस साइड आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाता है, यानी ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। और इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं कर सकते। अब देखो दोनों के उदाहरण समझेंगे। देखो आपका पहले आपको पता है कि गिनती एक से स्टार्ट होती है। एक तो ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। एक तो ना आपका भाज्य है ना अभाज्य। फिर देखो आपका दो कहाँ आएगा? अभाज्य में, क्योंकि दो में सिर्फ दो का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। और इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते, यानी गुणनखंड नहीं कर सकते इसके। फिर आता है 3, तो देखो 3 के किसी का भाग नहीं जाता, खुद का भाग जाता है और उसके टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद आता है 4, तो देखो 4 किसमें आएगा? आपके भाज्य संख्या में आएगा। 4 किसमें आएगा? भाज्य। अब देखो 4 में देखो 4 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, यानी खुद का भाग जाता है, इसके अलावा बाकी संख्या का भाग जाता है। और इसका देखो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? 2 गुणा 2। इसी प्रकार देखो 5 में सिर्फ खुद का भाग जाता है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी गुणनखंड नहीं कर सकते। उसके बाद देखो 6 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 3, तो ये 6 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ 7 आएगा, 7 में सिर्फ खुद का भाग जाता है। फिर देखो 8 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। फिर उसके बाद देखो 9 में 3 का भाग जाता है। फिर देखो 10 में 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है। देखो 11 में किसी का भाग नहीं जाता, खुद का भाग जाता है। तो ये है आपके भाज्य और ये आपके अभाज्य। अब जैसे देखो ये आपका 12 है, ये क्या आपका 12। तो देखो 12 के टुकड़े क्या कर सकते हैं आप? 12 को हम लिख सकते हैं, देखो 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, आपको 6 नहीं 12 गुणा 1, 6 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना 12 को। तो देखो 12 के एक के ज्यादा हो गए गुणनखंड। तो 12 देखो 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है और 12 का भाग जाता है। यानी देखो 12 खुद का भाग तो जाता है 12 में, तो इसके अलावा 2 का भाग जाता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6, यानी खुद के अलावा बाकी संख्या का भी भाग जाता है। और उसके एक से ज्यादा गुणनखंड, अब इसके कितने 4-5 गुणनखंड हो गए, ठीक है। और इसमें देखो इसमें कोई भी संख्या देखो 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा, और 3 के टुकड़े क्या होते हैं? 3 गुणा 1, तो 1 तो ना भाज्य ना अभाज्य, तो इसके सिर्फ एक ही टुकड़ा हुआ, एक ही गुणनखंड हुआ इसका, और 13 में 13 का भाग जाता है। और अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसमें देखो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके 4, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट होगा और ये आपके 2 से स्टार्ट होगा। और इसमें देखो अब ये आपका 2 है ना, 2 ये अकेले ये जो सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी विषम है। देखो इसमें देखो ये 2 आपकी सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा जितनी भी आएगी वो कौन सी आएगी? आपके विषम संख्या। तो ये थे आपके भाज्य संख्या और ये आपके अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपके एक साइड आपकी परिमेय संख्या, एक साइड आपकी अपरिमेय संख्या। तो देखो हमारा मेन पार्ट देखो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक छोटा एक नंबर का सवाल आता है। तो देखो परिमेय संख्या, इस साइड अपरिमेय। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 हुआ तो ये पूरा हो जाएगा अनंत, यानी अपरिभाषित, यानी इसका कोई मान निकाल नहीं सकते। तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस साइड देखो अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखो इन दोनों में उदाहरण ध्यान रखना है। कोई भी पहचान करनी है कौन सी परिमेय कौन सी आपकी अपरिमेय, तो इसमें आपको उदाहरण ध्यान रखना है। तो देखो आप अपरिमेय संख्या का 3 उदाहरण याद रखोगे तो उसके अलावा सारे किसमें आ जाएंगे? आपके परिमेय संख्या में। तो देखो इसमें एक तो आपको पाई किसमें आता है? अपरिमेय। और पाई का मान क्या था? 3.14, 3 डॉट है पीछे कितने हैं? 3 डॉट। और ये दूसरा देखो कोई भी संख्या पीछे आपको 3 डॉट दिखे, पीछे क्या दिखे आपको? 3 डॉट, तो वो किसमें आएगा? आपके अपरिमेय। हमें ऐसी पहचान ढूंढनी है कोई भी संख्या हो और जिसके पीछे 3 डॉट लिखे, डॉट 3 बार,
यानी वो संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है हमें पता नहीं। और एक ऐसी संख्या देखनी है रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले। अब देखो रूट 2 का वर्गमूल होता नहीं है, रूट 37 ले लो, रूट 45 ले लो, जिसका वर्गमूल निकलता ही ना हो बिल्कुल, तो वो किसमें आ जाएगा आपके अपरिमेय संख्या। इसके अलावा देखो परिमेय संख्या का उदाहरण देखो 2/3 यानी p बटा q के रूप में, पहले माइनस वाला हो। देखो 7, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ये 0 देखो 0/1 लिख सकते हैं, 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा, यानी इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और ये देखो ये आपने 9th क्लास में सीखा, इसको p बटा q के रूप में लाते हैं इसको सोल्व करके। तो ऐसा बार आ जाए ऊपर 2.45 ऊपर बार लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है 2.454545 बार, कितनी बार ये लिख सकते हैं, यानी ये आपके पितर दिख रहे हैं ना, इसको कितनी बार ये लिख सकते हैं। इसको ज्यादा बार नहीं लिखते हुए एक बार लगाते हैं, तो ये भी किसमें आएगा आपका परिमेय संख्या। जैसे 4.56 ये भी किसमें आएगा परिमेय, इसको हम लिख सकते हैं ना 456/100, ये p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो आपके इस साइड भी रूट वाली संख्या है और इस साइड भी आपके रूट वाली संख्या है। तो देखो ऐसे रूट वाली संख्या ढूंढनी है यहाँ जिसका वर्गमूल निकले। तो देखो आपके 1 से 20 तक वर्ग वाले हो, रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 4 का 2 होता है, 9 का 3, ये 16 ऐसे। अब आपको 1 से लगा के 20 तक याद होना चाहिए वर्गमूल। तो जिसका वर्गमूल निकल रहा है वो किसमें आएगा आपके परिमेय में, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो किसमें आएगा आपके अपरिमेय संख्या में। वो किसमें आ जाएगा आपका अपरिमेय। देखो अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है ये 2.456456, मतलब इसके पीछे भी 3 डॉट है, यहाँ भी 3 डॉट है, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। क्यों परिमेय, क्योंकि इसको देखो हम लिख सकते हैं 4 5 6, देखो रिपीट हो रहा है वापिस सेम टू सेम, तो इसको लिख सकते हैं 4 5 6 का बार। जो देखो ध्यान क्या रखना है, अगर ऐसी संख्या रिपीट हो रही है, सेम टू सेम रिपीट हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये किसमें आ जाएगा परिमेय। अगर ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो किसमें आएगा आपके अपरिमेय में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अपरिमेय में कौन कौन संख्या आती है, अपरिमेय में कौन सी, देखो जैसे देखो 2.45, इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसाद। तो देखो ये आपके शांत है, आगे नहीं बढ़ रही है, बस यहाँ भाग पूरा हो गया पॉइंट लग के, आगे नहीं बढ़, यानी शांत है और दशमलव में, तो शांत दशमलव प्रसाद। जैसे देखो ये आपका लिखा हुआ है आपका 3.57 का बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं अशांत, इसको क्या लिख सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसाद, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसाद। और एक है आपका ये कोई भी संख्या, जैसे देखो ये आपकी कोई भी संख्या है और ये कितना बढ़ रहा है ये हमें पता नहीं, जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसाद। तो देखो एक तो आपकी है 2.45 शांत दशमलव, यानी शांत हो गई संख्या शांत दशमलव प्रसाद। एक आपका 3.57 का बार, यानी ये अशांत है। आवर्ती यानी देखो 57 कई बार लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या आवर्ती, और दशमलव प्रसाद, ये दोनों किसमें आती है आपकी परिमेय संख्या, ये किसमें आती है आपकी परिमेय संख्या। और देखो ये है आपके अशांत अनावर्ती, देखो आपको ये डॉट अशांत है, शांत तो नहीं है, बढ़ रही है, अनावर्ती यानी इसकी आवर्ती नहीं है, रिपीट नहीं हो रही सेम सेम, यानी अनावर्ती हो गई, और दशमलव प्रसाद है, तो ये किसमें आती है आपकी अपरिमेय संख्या, ये किसमें आती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आ जाएगा आपके अपरिमेय संख्या। तो ये आपके परिमेय, ये अपरिमेय, बस इसका उदाहरण ध्यान रखें, ये 3 उदाहरण ध्यान रखो, उसके अलावा बाकी किसमें सारे परिमेय संख्या, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके 2 क्वेश्चन है। देखो निम्न में से परिमेय संख्या है, अब आपको पहला क्वेश्चन निम्न में से आपको परिमेय संख्या बतानी, कौन सी परिमेय, देखो रूट 17, तो देखो रूट 17 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये तो नहीं होगा। ये देखो पीछे 3 डॉट है और देखो रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी आपके अपरिमेय, पाई आपके अपरिमेय। तो देखो ये आपका 3.21 का बार, यानी 21 का ही बार है, ये किसमें आएगा आपके परिमेय। इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा स, इसका आंसर क्या आएगा स। ये तीनों आपके अपरिमेय, तो ये है आपके परिमेय। यहाँ पूछा है निम्न में से अपरिमेय संख्या, देखो 0 तो आपकी परिमेय होती है, ये तो देखो इसको हम इसके बटन में 100 लिख सकते हैं, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो बटन क्या आ जाएगा 100, तो ये तो आपके p बटा q के रूप में आ गया। अब देखो ये आपका 169
का रूट है। अब 169 तक किसका वर्गमूल होता है? ये 13 का वर्गमूल होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? 13। और 82 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो तक 82 का रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या, इसमें आ जाएगा। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपकी परिमेय है, परिमेय आपकी अंक गणित के आधारभूत परिमेय। तो देखो आपकी किताब में एक ही परिमेय है, अंक गणित के आधारभूत परिमेय। तो ये परिमेय क्या रहेगा? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो आपका 26 दिया मान लो, तो 26 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 13। देखो ये 26 तो आपका भाज्य है और 2 गुणा 13 क्या है? आपका अभाज्य गुण, अभाज्य है। तो इसको क्या लिखा हुआ है? भाज्य को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो भाज्य को हमने अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा, गुणनफल यानी गुणा के रूप। जैसे देखो 42 तो आपका भाज्य संख्या है और इसके टुकड़े यानी गुणनखंड क्या आएंगे? देखो 2 गुणा 3 गुणा 7। तो देखो इसके भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखा हमने? अभाज्य संख्या के गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके अंक गणित के आधारभूत परिमेय। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके, देखो हम आगे पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आपका प्रश्नावली 1.1 में आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो लसअप यानी एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसमें आपको दो बातें जाननी। देखो बड़ी से बड़ी तो घात लेनी है आपको, एलसीएम निकालना तब आपका कोई भी देखो जैसे 2 की घात और 3 की घात, यानी बड़ी से बड़ी घात लेनी है और सभी संख्या लेनी है। एलसीएम निकालेंगे ना तो बड़ी से बड़ी घात वाली और सभी संख्या लेंगे। और देखो मसअप यानी एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ तो छोटी से छोटी घात लेनी, छोटी से छोटी घात और कॉमन संख्या, यानी दो में संख्या तो दोनों होनी चाहिए, तीनों तो तीनों होनी चाहिए, यानी कॉमन संख्या है वो लेनी। तो ये आपका लसअप निकालने का तरीका, ये आपका मसअप यानी एचसीएफ निकालने का तरीका। फिर देखो ये आपके एक सूत्र है किताब में, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या? तो दो संख्या का गुणनफल। यहाँ इसको लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना। स्टूडेंट आगे देखिए आपके उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है आपका पहला, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहाँ n आपकी प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। अब आपको बताना कि 4 की घात n है ना, अगर इसका कोई मान निकाले तो ये आपके शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। तो देखो आपका हाल में लिखेंगे 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो देखो 4 की घात n है ना, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? कारण देखो, क्योंकि देखो 4 की घात n है ना, 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अगर देखो 4 के टुकड़े करोगे गुणनखंड, वो आपके 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं आएगा, यानी इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा। अगर किसी भी गुणनखंड में 2 और 5 आएगा गुणन, अब m और n का मतलब क्या है? घात तो कुछ भी हो सकती है, यानी अगर गुणन के अंदर 2 और 5 आ जाए तो आपका वो 0 पे समाप्त होगा, वरना 0 पे समाप्त नहीं होगा। देखो 4 के टुकड़ा करेंगे सिर्फ 2 गुणा 2 आएगा, अगर 2 गुणा 5 आएगा तो ही वो 0 पे समाप्त होगा, वरना 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है। अब देखो उदाहरण दूसरा आपका, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या, देखो ये आपके 6 है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। 6 में देखो पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा आपका 1 बार। फिर देखो आपका 20 है, 20 में देखो 2 का भाग जाएगा, तो 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार। देखो 6, और 6 के देखो टुकड़ा किया, 6 के टुकड़े में क्या है? देखो 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3। फिर देखो 20 के टुकड़े किए, तो 20 के टुकड़े में देखो क्या है? देखो 2 कितनी बार आया इसमें? 2 आया आपका 2 बार, तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 2, और 5 तो आपका 1 बार आया। ठीक है, जिसके 1 बार आया उसकी घात क्या होगी? 1। अब आपको पूछा है एचसीएफ। अब एचसीएफ में देखो पहले हमने लिखा था कि छोटी से छोटी घात लेनी है और दोनों में होना चाहिए। तो देखो 2 ही है तो दोनों में, अब छोटा कौन सा? देखो 2 की घात 1 छोटा है और 2 की घात 2 तो बड़ा है, हमें छोटी घात वाला लेना है। हमें क्या करना है? छोटी घात वाला। तो दोनों के अंदर 2 ही है, तो छोटी घात वाला कौन सा है? 2 की घात 1। 3 नहीं ले सकते, 3 सिर्फ 1 में, दोनों में होना चाहिए।
तो देखो छोटी से छोटी घात लेनी, कॉमन संख्या लेनी जो दोनों में हो। तो एचसीएफ में आपका सिर्फ एचसीएफ क्या आएगा 2। एलसीएम, एलसीएम क्या करना है, बड़ी से बड़ी घात लेनी। अब देखो दो दोनों में एक बार लेना, दो क्या है दोनों में एक बार, और बड़ी से बड़ी घात है तो 2 की घात 2 बड़ी है, तो 2 की घात 2। फिर क्या लिखा था कि सभी संख्या लेनी, जितनी भी संख्या सारी लेनी। 3 है तो 3 भी लेना है, 5 है तो 5 भी लेना है। तो देखो 2 की घात 2 क्या होता है 4, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो देखो 4 गुणा 3 कितने हो गए आपके 12, 12 गुणा 5 से करेंगे तो 7। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 7। स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा उदाहरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो देखो आपके 96 किया अभाज्य गुणनखंड आपको पता ही है ये वाले। देखो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब क्या था 96 के आधे करना है, 2 का भाग का मतलब क्या था 96 के आधे। तो देखो 96 के आधे कितने होते हैं 48, वापिस 2 का भाग देंगे 48 के आधे कितने होंगे 24, 2 का भाग देंगे 24 के आधे 12, 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे तो 3, और 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार। ये देखो आपका 404 है, 404। इसमें देखो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो 210 202 हो जाएंगे, 200 क्या आ जाएंगे 2। अभी 2 का भाग देंगे तो 101। अब 101 आपकी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना अभाज्य संख्या में सिर्फ खुद का ही भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता। तो इसमें कितनी बार जाएगा एक बार, 101 में एक बार जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका 96 लिया हमने, 96 के टुकड़े क्या है देखो 96 में 2 कितनी बार आ रहा 5 बार, तो 2 की घात आ जाएगी आपके 5। फिर तो आपका 3 आ रहा है एक बार, तो 3 की घात आ जाएगी 1। फिर हमने लिया 404, तो इसमें देखो 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 की घात 2 और इनको आ जाएगा 101। अब हमें निकालना एचसीएफ। क्या निकालना पहले एचसीएफ। एचसीएफ में देखना, एचसीएफ में देखो छोटी से छोटी घात लेते हैं और दोनों में होना चाहिए। तो देखो दोनों 2 है जो दोनों में है, बाकी तो लेना ही नहीं, तो 2 आपका दोनों में और छोटी से छोटी घात, तो 2 की घात क्या आ जाएगी छोटी, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 5 तो बड़ी है तो हमें लेनी छोटी वाली 2 की घात 2। 2 की घात 2 क्या होता है 4, 2 गुणा 2 कितना होता है 4। तो एचसीएफ क्या है आपका 4। अब पूछा एलसीएम, तो क्या पूछा होगा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो एलसीएम हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और हमारा सूत्र भी उससे भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है आपका एलसीएम, एलसीएम इनटू आपका एचसीएफ बराबर 2 संख्या का गुणा, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, ये हमारा सूत्र है। तो देखो एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम तो हमें निकालना है और एचसीएफ का मान कितना है हमारा 4। 2 संख्या कौन सी आपकी 96 और 404। तो देखो एलसीएम इस साइड आपके 96 और 404, ये आपका 4 है गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में 4 का भाग 404 में जाएगा 101 बार, और 96 का गुणा करना आपका 101, तो क्या आ जाएगा आपका 96 आंसर में क्या आ जाएगा आपका 96 या 9796। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। देखो उदाहरण चौथा आपका संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखो 3 संख्या दी हुई है, आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, डायरेक्ट देखो 6 के टुकड़े क्या आएंगे 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार। फिर देखो 72 है, 72 में आपका किसका भाग जाएगा 2 का भाग, 72 के आधे कितने होते हैं 36, फिर 2 का भाग 2, 36 के आधे कितने होते हैं 18, वापिस 2 का भाग 18 के आधे कितने होते हैं 9। अब जाएगा 3 का भाग 2 में, तो ये जाएगा आपका 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, और ये आपका 120, ये 2। अब देखो 2 का भाग 120 में 120 के आधे कितने होते हैं 60, 2 का भाग 60 में देंगे 60 के आधे 30, 2 का भाग का मतलब क्या था उस संख्या को आधा करना, तो 2 का भाग 30 में देंगे तो 30 के आधे 15, और 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार, ठीक है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े। तो देखो 6 के टुकड़े क्या है 2 गुणा 3, 72 के टुकड़े क्या है 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की घात 3, और 3 आया आपका 2 बार, तो 3 की घात 2।
फिर आपका 120। अब 120 में देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3, और 3 आया आपका 1 बार, और 5 आया आपका 1 बार। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ में नियम क्या है आपका, छोटी से छोटी घात और तीनों में होना चाहिए। तो देखो 2 तीनों में और 3 भी तीनों में। अब 3 संख्या है तो तीनों में होना चाहिए, और छोटी से छोटी घात वाला लेना। तो पहले 2 कर लेते हैं। 2 में देखो सबसे छोटी घात वाला क्या है, 2, 2 की घात 1 सबसे छोटा, घात कुछ नहीं है क्या, 1। देखो 2 तीनों में, सबसे छोटा क्या है, 2 की घात 1 यानी 2। फिर देखो 3 भी तीनों में, तो सबसे छोटा क्या है, 3 की घात 1 यानी 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। एचसीएफ कितना आएगा इसका 6। फिर देखना है एलसीएम। एलसीएम में देखना है कि तीनों हो तो 1 बार लेना और बड़ी घात वाला लेना। तो 2 देखो 2 तीनों में 1 बार लेंगे, 2 की घात बड़ी कौन सी है, 3, 2 की घात 3। फिर देखो 3 भी तीनों में बड़ी घात वाला कौन सा, 3 की घात 2, 3 की घात 2। फिर देखो 5 है आपका, तो 5 भी लेना, 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 8, और 3 की घात 2 यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9, और ये आपका 5। ठीक है। अब देखो 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 40, और 40 का गुणा 9 से करेंगे तो 360। कितना हो जाएगा आपका 360। एलसीएम कितना आएगा आपका 360, एचसीएफ आएगा आपका 6। तो ये आज हमने पढ़े उदाहरण, और कल हम करेंगे प्रश्नावली।